साइज एंड लोकेशन। तो देखिए, इंडिया इज, नोट करिए, इंडिया इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर। कहां पर पाया जा रहा है? नदर्न हेमिस्फीयर। एंड नदर्न हेमिस्फीयर में भी, उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, कहां से पास होता है? मिड ऑफ इंडिया। तो यहां से पास हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ इंडिया। ये चीज है। इसके अलावा द पोजीशन ऑफ इंडिया, ये कहां से कहां तक लोकेटेड है? अगर मैं इसमें लेंथ वाइज है तो लॉन्जिट्यूड कहना, लॉन्ग होता है तो लेंथ वाइज, ये कहां से कहां तक लोकेटेड है? दैट इज 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट से कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इसके लॉन्जिट्यूड है। इट इज लोकेटेड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लॉन्जिट्यूड देशांतर रेखा है। लॉन्जिट्यूड का क्या मतलब होता है? देशांतर, जो देश के बीच में अंतर स्थापित करे, देशांतर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है? कर्क रेखा कहां से पास होती है? बोलो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया से पास होती है। और ये नीचे कौन सी है? बोलो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ये मकर रेखा किसी से 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हो, तो जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब हम मकर संक्रांति मनाते हैं। और ये कर्क रेखा कहते हैं बड़ी कर्कश गर्मी है, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो हम कहते हैं कर्कश गर्मी, जो 23 जून को पड़ता है। दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। दिस इज इक्वेटर, विषुवत रेखा। विषुवत, ये विषुवत रेखा। अब आगे देखो, इतनी बात तुम समझ में आ गई। ये सारे क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज, हम किस लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड का मतलब जो लेंथ वाइज पढ़ता हूं, तो दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से हम 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में से। सिर्फ तुमको इतना बताना है हम किस अक्षांश वृत्त में, दैट इज हम किस लैटिट्यूड में। बहुत अच्छा। जैसा कि रोहित ने पूरी क्लास को बता दिया है कि सर अगर आप रिंग्स की बात करें, देखो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कहा सर यहाँ पर अर्थ में रिंग्स भी बनाए जा सकते, ऐसे बहुत सारे रिंग्स काटे जा सकते, उसको क्या कहेंगे? बोलो। दैट इज लैटिट्यूड। अगर हम ऐसे बहुत सारे रिंग्स काटें तो धीरे धीरे अर्थ को क्या कहा जा सकता है? तो इन्होंने कहा सर हम इसमें इन सबको लैटिट्यूड्स कहेंगे। ऐसे कितने रिंग्स हैं? 180, 90 ऊपर और 90 नीचे। और इन्होंने वंस फॉर 8 डिग्री 4 मिनट, क्या बोला है अभी? ध्यान से आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से हम किस लैटिट्यूड तक है? बोलो। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है। तो इसको अक्षांश वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कौन से लैटिट्यूड है? ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ है ना, 0 से इधर चलो तो नॉर्थ है, इधर चलो तो नॉर्थ वाली में। तो ऑल्सो फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री
6 मिनट नॉट। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, बोलो 97 डिग्री 25 डैश और 68 डिग्री 7, ये दोनों ई का, तो लगभग कितना आएगा, कितने मिनट आएगा? ये आ जाएगा 18 मिनट और ये कितना आएगा 29 डिग्री ईस्ट, अप्रॉक्स 30। और इनका भी डिफरेंस निकालो, 37 डिग्री 6 और ये क्या है 4 मिनट, तो 2 मिनट यहाँ आया और यहाँ से कितना आ गया 29 डिग्री कितने नॉट। तो इससे पता चलता है कि आवर एक्सपेंशन इज 30 रिंग्स हम लेते हैं, इनमें से कितनी रिंग्स लेते हैं? आवर एक्सपेंशन इज 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इंडिया का किस यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन कितना है 30, ये पड़ रही 30 रिंग्स हमको मिल गई और 30 रेखाएं मिल गई। अच्छा, ये भी चीज है, दैट इज, अभी देखते हैं ये जो हमने क्वेश्चन क्या भी बताया, देख के बताते हैं। क्योंकि ये जो हम लोग मैप यूज करते हैं, यहाँ पर जो चीजें इसमें मैप में बड़ी दिख रही वास्तव में वो छोटी हैं। ये एक मैप प्रोजेक्शन के तौर पर दिखाया गया, 3D प्रोजेक्शन। ये मैप एक्चुअल चीजें नहीं दिखाता, यहाँ जो बड़ा दिख रहा है वो कई बार छोटा भी और छोटी चीज भी, सही है। तो वो इनका क्वेश्चन जो है नहीं बताते। अब हम क्या लिखेंगे, वी आर हैविंग 30 डिग्री एक्सपेंशन इन लैटिट्यूड। कितने लैटिट्यूड मिले 30, और कितनी आपको लॉन्जिट्यूड या देशांतर रेखाएं मिली, वो भी 30। तो हम नियरली कैसा है, एक तरीके का स्क्वायर शेप है। कैसा शेप है, जितना ये लेंथ है, मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सपेंशन है, क्या वो यहाँ से यहाँ तक भी है? जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, और यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 30 डिग्री लैटिट्यूड है। तो हम नियरली स्क्वायर शेप है। कैसा है, नियरली स्क्वायर शेप। इस चीज को देखो, आगे की बात देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides India into 2 equal parts. 2 equal parts. इंडिया के मिडिल से, यहाँ से राजस्थान के पास से, यहाँ से क्या जाती है बोलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ गुजरात से जाती है। तो वो इसको क्या करती है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखें कि हमारे मेन लैंड के अलावा हमारे पास आइलैंड भी है। इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। कौन कौन से? यस, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा क्या है, लक्षद्वीप। देखो, कहने के लिए ये लक्षद्वीप है, कहने के लिए 1 लाख द्वीप, लेकिन बचे अभी 100 द्वीप। ये ना सोच लेना 1 लाख द्वीप, लक्ष्य का मतलब 1 लाख होते हैं। अभी फिजिकली हमारे पास कितने द्वीपों का समूह है, हाउ मेनी आइलैंड ग्रुप्स आर देयर, 100। ओके, तो इधर पर लक्षद्वीप है, और इधर क्या है बोलो, अंडमान और निकोबार, दैट इज ये बे ऑफ बंगाल में। और दिस इज अरेबियन सी, अरब सागर, और नीचे क्या पड़ता है, इंडियन ओशन। ओके, नाउ टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल एरिया हमारा कितना है 3. हाथ का टेक मत लगाओ, ये नोट नहीं किया अभी तक।
ठीक है। टोटल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आगे देखो, इसके अलावा हम वर्ल्ड में नंबर 7th पोजीशन पर हैं एज पर द एरिया। सो आवर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया is 7th in the world। हमसे ऊपर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, रशिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 लोग आते हैं। अब देखिए, दैट इज हम बाउंडेड बाई, हम वर्ल्ड के यंगेस्ट माउंटेन से घिरे हुए हैं। ये माउंटेनियस रेंज है। ओके, सो यहाँ से जो इधर तक जाता है हिंद कुश तक जाता है। कहाँ तक जाता है? हिंद कुश, दैट इज लास्ट में। और बाकी ये इधर तक पूरा आसाम तक हम मिले। सो माउंटेन प्रोटेक्ट अस। किससे प्रोटेक्ट करते हैं बताओ? बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ माउंटेन ना होते तो जो सोवियत रूस की शीत हवाएं आती थी, कोल्ड वेव्स, उससे ये पूरा हमारा आइसबर्ग बन चुका होता। इन्होंने बताया कि माउंटेन हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाते हैं। और वहीं पर ये जो इधर से मेडागास्कर से मानसून आ रहा है अफ्रीका के पास, वो यहाँ आके इसी हिमालय पे टकराते हैं, पूरे भारत में बरसा करते हैं। नहीं तो ये आगे चाइना चले जाते हैं, हमको देते ना पानी। माउंटेन हमको बारिश देते हैं, और जो नहीं दे पाते वो खुद रख लेते हैं बर्फ बना के, कहते हैं साल भर देते रहेंगे। कई फायदा है। ये सिर्फ यही नहीं है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अवर एनिमीज। तो हमारा जो है नेचुरल डिफेंडर हिमालय है, ठीक है कि नहीं? ये हमको यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यहाँ -70 डिग्री है अगर आप देखें सोवियत रूस में, तो उसकी कोल्ड वेदर कंडीशन से हमको बचा रहा है। यहाँ से हमको मानसून भी दे रहा है और नेचुरल बैरियर, ठीक है। एंड इट इज़ ए प्लेस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, जो ऐसे मिनरल्स माउंटेन पे पाए जाते हैं जो कहीं। दिस इज द न्यूएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, ऐसे माउंटेन से यंग फोल्ड माउंटेन। तो जब गोंडवाना लैंड टकराई थी एशिया में, तो उस समय ये माउंटेन बना था। गोंडवाना लैंड आई थी, अफ्रीका से टूट के आई थी कई सारे लैंड, और वो फिर इस पे चढ़ गई एशिया पे, वही माउंटेन। समझ आ गई? वो वीडियो में देख ली, तो मैनीफोल्ड के समझ। आगे देखिए, द लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। द longitude and latitude extent of India। सेंटेंस पूरा करो आदित्य। The longitude and latitudinal extent of India is, बोलो, सही बता दिया। तो हम सब लोग लिखें जैसा आदित्य ने बताया 30 डिग्री, वो सब तुरंत वहां से कैच किया कि 30 डिग्री। एमसीक्यू आता भी, तुमने तेज लड़के को दोस्त बनाया। आगे देखो, नाउ इंडिया के 2C कौन सा है? अब इस और एक क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, बताइए। और ये क्वेश्चन कौन सा है? इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, 2C है। और एक ओशन है, दैट इज कौन सा है? इंडियन ओशन। जब समुद्रगुप्त का घोड़ा था, वो 3 सागरों से पानी पीता था, सुबह यहाँ, दोपहर यहाँ, रात। कहते हैं वहाँ यहाँ तक उनका सामना, 3 सागर का पानी। अब अगला देखिए, नाउ
ट्रांस Indian land mass has a central location between East and West Asia. It is the southward extension of Asian continent. फिर से देखें, that is अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्रांस और स्पेन आ जाएगा, फिर ये इटली हो जाएगा, फिर ये क्या है, अफ्रीका हो गया, और अफ्रीका के बाद ये क्या हो गया, that is गल्फ कंट्रीज, और फिर यहाँ से ये इंडिया शुरू हो जाता है ना। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो दिस इज निप्पन यानी जापान, और फिर ये सूर्योदय का देश, सबसे पहले सूर्योदय यही होता है इसलिए इसको निप्पन कहते हैं। दैट इज लैंड ऑफ सनराइज। अब जरा देखो ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा माउंटेन है, यूराल, और ये कौन सा एशिया है, बोलो, वेस्ट एशिया, और ये कैसा है, East Asia. India is the central of East and West Asia and also the southward extension of Asia. कैसा बोलो, साउथवर्ड जब पूछेंगे तभी बताना, फिर डिस्क्लोज हो जाता है। तुम जैसे बीच में बोलते हो ना, ये सब बच्चे जान जाते हैं कि अभी बोलेगी वही बोल देंगे। तुम जैसे हर लाइन में आगे का बता देती है, हम चाहते हैं लीप ना हो क्लिप, और तुम सारी क्लिप खेल बिगाड़ दे रही हो, सही है कि नहीं। तो अब इन लोग को बोलने दो, लेट देम डाई देयर ओन डेथ, इनको अपनी मौत मानने दो, चम्मच से मत खिलाओ सबको, ठीक है, और फिर मजा लो, सही। ये हम लोग की कंबाइन चाल रहेगी। तो अब जब इन लोगों से पूछेंगे, अभी तुमसे नहीं पूछेंगे, इंडिया इज located centrally between West and East Asia and it is the southward extension of Asia. एशिया का ये कौन सा एक्सटेंशन है, बोलो, साउथ वेस्ट। और इंडिया ने खेल कर दिया है, उसने यहाँ से यहाँ तक, ये सब साउथ के कंट्री हैं, यूरोप को छोड़ के, और भी नीचे ये साउथ अगर हम देखें तो जहाँ पे है अपने नीचे नीचे के बीच वाले सारे कंट्री, ये 90 देशों की एक संगठन बना रखा, पूरा साउथ वर्ल्ड, सदर्न वर्ल्ड, और वो सब इंडिया की बात मान, जैसे यूएन से भी ताकतवर संगठन बना, साउथ साउथ के सबके, समझ, उसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। उस संगठन का क्या नाम है, ग्लोबल साउथ। तो इंडिया हैज मेड, ये मोदी जी के उसमें हुआ है, और उन सब में तुम्हारा यूपीआई चलेगा, तुम फोन लेके चले जाओ 90 कंट्रीज में उसी से पे करो, वही यूपीआई, कोई डॉलर नहीं, यूपीआई भी सब जगह वैलिड है। समझ में आ गई बात। तो अब ये सेंटेंस तुम बोलो इंडिया की लोकेशन का, जो अभी अभी हमने बोली, मोदी पूरा बोलो, मतलब वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के सेंटर में है, और साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन। ये लिखना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन जो है कि डिस्कस द साइज एंड लोकेशन, तो क्या लिखेंगे, इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन, किसके किसके बीच में, बोलो, वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, और साथ में एंड इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। अब देखो अगली चीज बताई जा रही है कि ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्ट वेरियस कंट्रीज ऑफ यूरोप टू फार ईस्ट एशिया। ट्रांस इंडियन ओशन रूट क्या होता है, ट्रांस इंडियन ओशन रूट का क्या मतलब, और सबसे बड़ी बात ये बताओ, यहां से जो कैनाल जाती है उस कैनाल का क्या नाम है। भाई दो कैनाल तुमको मालूम है, दोनों कैनाल के नाम बता दो। एक ये अमेरिका है और ये दैट इज साउथ अमेरिका, ये कैनाल बता दो, और ये कैनाल, दो कैनाल का नाम बताओ। हाँ ये कर स्वेज कैनाल ये बना दिया, और ये पैनामा कैनाल, दोनों ही नाम देखो। जैसा कि एनवी ने बताया, इसको क्या कहा, पैनामा कैनाल। यहाँ से यहाँ जाना हो तो पूरा क्रॉस नहीं करना, और यहाँ से यहाँ जाना हो तो क्या कहा, सुएज। अगर तुमको यहाँ से यहाँ अपनी नाव लेके जानी है तो 30 लाख डॉलर देने पड़ेंगे बस क्रॉस करना। जिसने बनाया है ना, मिस्र ने, हर एक से 30 लाख डॉलर लेता है।
जाना चाहो चलो, अब तैर के जाओगे तो फ्री। स्वेज कैनाल को भी क्रॉस करने वाली एक लड़की थी जिसने 100 घंटे तैर के स्वेज कैनाल क्रॉस किया। उसने रिकॉर्ड बना लिया कि नहीं? सही है। लेकिन आप समझ गए ना, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? बोलो, इसी से जाता है। ये सारा यूरोप यहाँ से आएगा, या तो यहाँ पर अभी 3 महीने पहले केरल में सबसे बड़ा पोर्ट बना और गहरी जमीन थी, तो अभी उद्घाटन किया था, तो उस पोर्ट पे भी आ सकती है जहाज। फिर यहाँ से जाके कहाँ चली जाएगी? दैट इज ईस्ट एशिया। कहाँ चली जाएगी? और अगर मान लो इंडिया इस ओशन से ना जाए तो फिर क्या यहाँ से जाएगी? वहाँ तो आर्कटिक रीजन है, कभी जा ही नहीं पाएगी। अगर इंडियन अपना ओशन बंद कर दे, यहाँ पर पूरा अधिकार इंडिया का ही है, तो 30% जो टोटल ट्रेड होता है वो इसी ओशन से होता है वर्ल्ड में। इसका क्या मतलब है कि दिस ओशन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो कौन सा रूट बोलो? इंडिया से होकर जो सी रूट जाएगा उसका नाम क्या है? ट्रांस इंडियन। किसी को क्रॉस करके जब कोई चीज़ जाई जाती है तो उसको ट्रांजिट कहते हैं। जैसे आप ट्रांजिट कर दो, यूरोप को ट्रांजिट करते हुए अमेरिका चले जाओ, यूरोप में बस उतरो और फिर वहाँ से चले जाओ अमेरिका, तो कहते हैं हमने ट्रांजिट किया। ट्रांजिट कैंप क्या होता है? जहाँ 1-2 दिन रुका है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिट कैंप। तो इसी तरह से ट्रांस इंडियन ओशन रूट में जहाँ जाते हैं यहाँ तेल भरवाते हैं और तेल भरवा के निकल लेते हैं। उसके लिए तेल भरने का पैसा इंडिया लेता है, रुकने ठहरने का पैसा। सही है। तो इस तरीके से एक यहाँ पर पोर्ट हो गया, एक मीनाम्बकम हो गया, और इसी तरीके बहुत सारे पोर्ट हैं, यही सब आते हैं। ट्रांस इंडियन ओशन रूट ये क्या है बताइए? 30% ऑफ द वर्ल्ड सी रूट को ये कवर करता है। सही है। तो प्राइम लोकेशन हुई कि नहीं हुई? अच्छा, इसके अलावा इंडिया में तुम्हें क्या मालूम है? यहाँ हिमालय और चाइना में सबसे पहले रेशम और पेपर बना। सिल्क क्या हुआ? यहाँ बना। चाइना वाले अपना सिल्क लाते थे, या इंडिया के लोग भी आते थे, वहाँ से ह्वेन सांग आया। और इसके अलावा और भी फायांग चीनी यात्री आए थे, और इसके अलावा इब्न बतूता आया। ये सब कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। तो ये इन लोगों ने इंडिया आकर के चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त को 500 जो आफ्टर क्राइस्ट दैट इज AD पर आए, जब अशोक का राज्य था, इन सब पे आए थे। भारत की सारी चीज़ें लिखी हैं। ये इसको सिल्क रूट कहते हैं, जो यहाँ से होता होता कहाँ चला जाता है? बोलो श्रेया, यहाँ क्या है? क्या चीज़ है यहाँ पर? ईरान। इसको ओल्ड नाम क्या बताइए? पर्सिया। इसका क्या नाम है? और इस रीजन को कहते हैं पर्शियन सी या फारस की खाड़ी। दैट इज ये पर्शिया, अरबी से क्या कहा गया? बोलो ईरान। तो इस रूट को कहते हैं सिल्क रूट, ओल्ड सी रूट, सिल्क रूट। कौन सा रूट? सिल्क रूट। यहाँ से चीनी मिट्टी के बर्तन भी आते थे और सब ईरान तक जाते थे, फिर ईरान से लोग चले जाते थे। यहीं से इन लोगों को पता चला कि बहुत बड़ा देश है, लेकिन वो पहाड़ों पे चल नहीं सकते थे, तो उन्होंने सी रूट की खोज की। पहले अमेरिको को भेजा, फिर इस पुर्तगाल ने वास्को डिगामा को भेजा, वास्को डिगामा ने खोज कर। सही है कि नहीं? अमेरिको कोलंबस ने तैयारी की उधर, फिर इसके बाद अब तुम्हें समझ में आ गया। हमारे पास 2 रूट हैं। एक रूट है ट्रांस इंडियन सी रूट, वो वर्ल्ड के 30% सी रूट का व्यापार वो करता है, सारे जहाज यहीं से तो आएंगे। और दूसरा कौन सा रूट बताया रोहित? बताओ। सिल्क रूट। तो पुराने जमाने में सबसे ज़्यादा लुटेरे इसी सिल्क रूट में चाकू लिए खड़े। तुम सिल्क लेके आओ, लाओ दीनार, लाओ सोना, ये तो जाने नहीं देंगे। तो जो लेने आते थे ट्रेडर्स के पास भी अपने गुंडे रहते थे, 100 सामान के साथ गुंडे भी चलते थे, उनसे लड़ना। तो समझ में आया? ये बिल्कुल गूंस रूट कहा जाता है। नाउ तो ट्रांस इंडियन रूट्स कनेक्ट्स यूरोप टू वेस्ट एशिया। देखो ये किसको किससे कनेक्ट करता है? यूरोप टू वेस्ट एशिया। अगला देखिए, सिल्क रूट आल्सो पासेस थ्रू हिमालयन रीजन, so which is that is Silk Route of ancient time. ये भी Silk Route। ये कहाँ से होता है? passes through हिमालय। अगला देखिए,
नाउ इंडिया हैज वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की ऐसी लोकेशन है कि हमको नेचुरल प्रोटेक्शन अविश मिला हुआ है। एक तीन तरफ सी है और एक तरफ हिमालय। बोलो कौन सा दुश्मन हमको घेर सकता? कोई घेर सकता है? और एक तरफ कमजोर दुश्मन पाकिस्तान, उसको तो ऐसे ही निपटा दिया जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? तो हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन हिमालय और सी मिलकर कर रहा है। और जो देश चारों ओर घिरा लैंड लॉक सी ना, वो तो भी उसको तो कहीं से भी डर होगा, कहीं से कोई आ जाए। उनको नेचुरल प्रोटेक्शन किसने दे दिया है? प्रकृति ने। सो इंडिया का कैसा लोकेशन है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्या इंडियन ओशन है? पहले जो लोग थे ब्रिटिशर्स कहते थे ओशन ऑफ इंडिया, और जो फ्रांस था वो कहता था इंडियाना ओशियाना। उसी के नाम पे जो लोग थे सब लोग इंडिया के नाम से ही जानते थे इस ओशन को, तो फिर बाद में इसका नाम ही रख दिया गया। और वो जो ब्रिटिश थे वो ओशन ऑफ इंडिया। ये अकेला ऐसा है तो क्या है? इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, कहां पे बोलिए? स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशन। अगर हम चाहें तो यहाँ पर तुमको मालूम है हमारा कौन है? अंडमान निकोबार है। और यहाँ से चाइना व्यापार करने आता है। यहाँ से इस स्टेट का नाम बताओ विश, तुम भी जानते हो, पिछली बार बता दो। मलक्का स्टेट। क्या नाम है? भूल जाते हो। देखो बहुत बड़ी बात है। अगर हम चाहें तो चाइना को व्यापार ही ना करने दे, वो मलक्का स्टेट से आता है। हम कहेंगे तुम अंडमान के बीच से नहीं निकलोगे, जाओ हमारे देश के बीच से। हम चाहे मना कर दें जिस समय, तो मलक्का स्टेट से गुजरने ना, कुछ नहीं होगा। उस पर पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, पेट्रोल होता नहीं इसके यहाँ। तो जो यहाँ से और कहीं से वो व्यापार होता है पूरा यूएसए में देता है, कहीं कुछ नहीं करता। जैसा इस स्टेट, इसको क्या कहते हैं बोलो? मलक्का स्टेट। जो पतली सी जलधार होती है उसको स्टेट कहते हैं। जैसे ये भी एक है, इसका नाम क्या है बोलो? बहुत अच्छा, पाक स्टेट। जो दो लैंड को जोड़ता हो उसको स्टेट कहते हैं। तो ये पाक स्टेट है, इसका क्या नाम है? मलक्का। मलक्का स्टेट हमारे हाथ में, जब मर्जी चाइना का पूरा व्यापार कर ही देंगे कभी ना कभी। आजकल करने वाले, अब वो चीज हो ही रही है आजकल। देखो इंडस वाटर बंद कर दिया नहीं पाकिस्तान का, ऐसे धीरे धीरे हो रहा है। जब जैसे जैसे स्थिति पर मजबूत होगी हम कर देंगे। अब आगे देखो। नाउ इंडिया कनेक्ट्स द वर्ल्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम थ्रू। बहुत अच्छे, देखो वो सब जानता है। सिल्क रूट्स अभी बताया, खैर अभी बताया, लेकिन फिर भी उसने बता तो दिया। हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करते रहे हैं शुरू से, बीसी से, एडी नहीं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले। किस रूट से बोलो? सिल्क रूट। इंडिया कनेक्ट्स वर्ल्ड from ancient times through Silk Route. We have very old relations from Europe to far China. और ये सिल्क रूट की वजह से हुआ, सबसे हमारे रिलेशन रहे। अब जरा देखिए कि इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे पास। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट। इंडिया हैज 28 स्टेट्स हैं। एंड हाउ मेनी? कितनी? 8 है। 8 है, अभी दिखा देंगे।
यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया 8 है, सही है। एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसका पद, वही वहाँ का राज्यपाल की तरह काम करता है, ठीक है। तो कोई एक जो मेन होता है, चाहे सेवानिवृत्त जज होगा या कुछ होगा, वही पूरा उसके हाथ में पावर देगी। अब आगे की बात देखें तो ये सीधा सीधा प्रेसिडेंट के हाथ में, प्रेसिडेंट जो बनना चाहे यहाँ पर। जो यूनियन टेरिटरी अभी लद्दाख भी है, गोवा दमन दीव भी है, चंडीगढ़ भी है, तो ऐसे कई से, पुदुचेरी भी है, तो ये है ना, और दिल्ली है, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली है, और लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है। सब क्या है, इनका कोई, इनमें कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ये स्टेट में, सही है। ये इधर पर, ये बम्बई के पास, मुंबई के पास, दादरा एंड नगर, गोवा के पास है, गोवा के पास है। चलो अब आगे देखिए, इंदिरा पॉइंट क्या है। जब हमारे यहाँ सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट डूब चुका था, अब ये लास्ट पॉइंट नहीं। इट इज द फार्दर मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे लास्ट में, इवन जो विवेकानंद स्मारक बना है ना रामेश्वरम के आगे, उससे भी दूर है। रामेश्वरम जाते हो तो विवेकानंद स्मारक आपने देखा होगा, जहाँ उन्होंने ध्यान किया था, उससे भी आगे इंद्र। लेकिन किस में डूब गया था, बोलो? सुनामी। बताया भी करो सुनने के साथ, क्योंकि तुम ही अब तेज बचे हो ना। इंदिरा पॉइंट, इट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच सबमर्ज। कब सबमर्ज हो गया था? विच सबमर्ज इन सी ड्यू टू सुनामी। आगे देखिए, पेनिनसुला का क्या मतलब है? Type of land which is surrounded by water from as it is surrounded from three sides by sea। इतनी बात है। रशिया को इतना बड़ा सागर मिला है, लेकिन ये सब बेकार है क्योंकि बर्फ जमी है। इसको बस थोड़ा सा यहाँ पर एक रेड सी मिला हुआ है, लाल सागर, उस पर भी टर्की का कब्जा है। इतने बड़े रशिया को सी नहीं मिला, हमको कितना सारा सी मिल गया। 7,500 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है हमारा। और अभी हम लोगों ने और क्लेम कर दिया यूएन में जाके कि हमने सैटेलाइट से देखा, यहाँ अलग अलग हमको आइलैंड दिख रहे हैं। जाके मोदी वहाँ क्लेम कर आ गए, अब हमारा 15,000 हो गया। कोस्टल रीजन बढ़वा लिया अभी 1.5 महीने के बाद। इतनी बड़ी कोस्टल लाइन बड़े से बड़े देशों के लिए, हमारी कितनी, और उसका अपना फायदा होता है। तो हमारी कोस्टल लाइन कितनी बोलो? दैट इज, अब बढ़ गई है। द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, मैं फिर कंफर्म करके बताता हूँ कितनी बड़ी, 11,098 हो गई। तुम्हारी को 7,500 लिखी है, बढ़ गई। तो कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज 11,098 किलोमीटर। फोल्डर क्या था जो बुक में आपके? 7,500। और यूएन एक्सेप्ट कर लिया भाई, आप तो सैटेलाइट इमेज ले रहे हैं। आगे की बात देखें, दैट इज वाई, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1। Why 82 degree 30 minute east has been selected the standard meridian of India? Why 82 degree 30 minute east is considered as standard meridian of India?
रोहित, ये मुझे बताइए कि 82 डिग्री 50 मिनट को भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों माना गया है? सर उससे पूरी इंडिया का टाइमिंग तो सेम है। ये सही। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ, ठीक है, देखो, इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, किसके किसके बीच में लोकेटेड है? 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 15 मिनट 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड विच इज वेरी लॉन्ग। ये कितना लॉन्जिट्यूड है डिफरेंस करके बताया था। तो दिस कवर्स 30 डिग्री लैटिट्यूड। 30 लैटिट्यूड को हम 30 देशांतर रेखाएं हमसे होकर गुजरती हैं। कितनी रेखाएं? सबसे ज्यादा किस देश में से सबसे ज्यादा लॉन्जिट्यूड गुजरते हैं? रशिया। यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ तक लगभग आधा, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड, कितना कवर कर लेगा। नाउ द टाइम लैग कितना होता है बोलो? बिटवीन सनराइज एट अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात का कितने का है? इस 2 आवर्स, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट तो 30 डिग्री में 120 मिनट। अगर हम गुजरात का कंसीडर करें, भाई वहाँ 7 बजे सुबह होता है, तो अरुणाचल वालों को बोले अभी सो, दिन में भी क्या सो, अभी सुबह नहीं हुई, रात में सो, वो बेचारे सोए रहे। और उनका कंसीडर करें तो गुजरात वालों को रात ही में था। तो हमने कहा 1 घंटा तुम बर्दाश्त करो, 1 घंटा तुम बर्दाश्त करो, मिर्जापुर से जो लाइन आएगी वो सबके लिए सुबह सही है। तो हमने क्या कर दिया, 120 मिनट या 2 आवर्स का टाइम लैग हो जाता बिटवीन सनराइज। किसके किसके बीच में बोलो? इन दोनों के बीच में, विच इज टू लॉन्ग। कई ऐसे देश हैं जिसमें 4 स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत में एक ही रखी है। अब रशिया में एक रख सकते हो क्या? किसी से कहो 12 बजे सुबह हुई, क्या सही लगेगा उसके लिए? लेकिन हमने 1-2 घंटे का था तो मैनेज करो। तो जो यहाँ का टाइम वो सबके लिए होगा। तो हम लोग तिनसुकिया में जाते थे, बाग डोगरा में जाते थे, कई बार हम लोग 4 बजे उठ के नहा धो के ड्रेस पहन के निकल लिए कि अभी बस आने वाली, पता चला अभी तो 4:30 ही बजे, 4 ही बजे पूरा दिन निकला। बड़ी दिक्कत है वहाँ पर, अगर आप घड़ी नहीं देखते हो तो जल्दी ही उठ जाओ। तो इस तरीके से दैट इज 2 आवर्स। सो वी हैव कंसीडर्ड द सेंट्रल लैटिट्यूड, जो हमारा सेंटर मोस्ट लैटिट्यूड है, ना इधर का लिया ना इधर का, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दिया, जो आया वो 82.5। सो अब आगे क्या होगा? नाउ दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ लोकेटेड है रोहित? स्टैंडर्ड मेरिडियन is located centrally between, जो extreme locate centrally between all longitudes. It passes through मिर्जापुर, प्रयागराज इन यूपी, कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर, प्रयागराज इन यूपी, एंड it is the timeline of this latitude is considered as standard time for entire country. Time line of this zone, इस जोन की जो टाइम लाइन है, is considered as standard time for entire
अगर अर्थ ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो सबसे पहले जापान आएगा। तो जापान से दिन शुरू होता है, फिर जापान के बाद जब दिन शुरू होगा या तो ऐसे घूम रही, जापान के बाद चाइना में दिन आएगा, चाइना में दिन आएगा, फिर इंडिया में आएगा, इंडिया के बाद फिर ब्रिटेन में आएगा, ब्रिटेन सबसे लास्ट में यूएस में आएगा, यूएस में दिन खत्म होगा। ठीक है, सबसे पहला अगर धरती ऐसे घूम रही तो ये जापान है। सबसे पहले सूर्य कहाँ निकला? जापान में देखा, इसीलिए उसे निप्पन कहा जाता है, सूर्योदय का देश। फिर धीरे धीरे चाइना में आया, फिर धीरे धीरे इंडिया में आया, फिर आगे ब्रिटेन में, फिर यूएस। धरती ऐसे घूमी, जापान से शुरू होकर चाइना, इंडिया, फिर यूरोप, फिर यूएस। सही। अगर 22 तारीख शुरू हो रही तो सबसे पहले जापान में शुरू होगी, और जब यूएस से गुजर जाएगा सूर्य तो फिर जापान देखेगा तो 23 को शुरू, फिर तो जापान है। जापान और यूएस के बीच में कितने का अंतर है? 2 किलोमीटर। जहाँ ये जापान, ये इसे रोल कर दो, और ये जो जापान, इसीलिए तो उसने फेंक के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया। ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। 100 साल हो गए वहाँ, आज भी लूले लंगड़े पैदा हुए। आप समझिए परमाणु बम पर कितना कैटास्ट्रोफ था। तो बिल्कुल अदल बगान है, बस रोल करके देखो, बाकी ये तुम्हारे सामने ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट फेल्ट एट कन्याकुमारी? जो कन्याकुमारी में है, नॉट सो इन कश्मीर। कश्मीर में डे नाइट के टेम्परेचर में अविश ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है, जबकि कश्मीर में नहीं। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिए जो वो बता रहे हैं। आप बोलो अविश। बुक का ही है, अनुष्का ध्यान से सुनना, वो फिर बताएगा नहीं दोबारा, एक बार नहीं बताएगा। हाँ बोलो। Second, why it is so that the difference in day and night time is hardly felt in Kanyakumari but not so in Kashmir? कन्याकुमारी में दिन और रात के तापमान में हार्डली कोई अंतर मिलता है, और जबकि कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर की रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन ठीक ठाक रहता है, लेकिन कन्याकुमारी में ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने बताया कि वो कोस्टल रीजन है, और जो रीजन समुद्र के पास होता है तो क्या होता है, इट हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि पानी ना जल्दी गर्म होता है ना ठंडा होता है, पानी का तो एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है। और दैट्स वाई अविश ने हम लोगों को क्या बताया, उस चीज़ को लिखा जाए। बिल्कुल सही, अब सारी चीज़ें लिखो। वाई इज द डिफरेंस, 3 बात सही है। Between duration of day and night hardly felt. Difference between duration की बात की है, यानी कितने घंटे का दिन और कितने घंटे की रात, is hardly felt at कन्याकुमारी में जो दिन और रात का अंतर है वो बहुत कम है, बट नॉट सो इन कश्मीर। अब जरा इन चीजों को देखें, कहने का मतलब है कि ग्लोब जो हमारा है वो 22.5 डिग्री पे झुका हुआ घूमता है, ऐसे घूमता है, ये सीधा नहीं घूमता है, सन का ऐसे घूमता रहता है। तो अगर यहाँ सन है तो बोलो यहाँ पर क्या सनलाइट पड़ेगी हमेशा, और यहीं आसपास अगर भारत में देखो, यहीं कन्याकुमारी है, यही है भारत, बिल्कुल इक्वेटर से 8 डिग्री 7 मिनट पे है। जो हमारा बिलो है, रोहित ने बताया था कि सबसे नीचे का क्या है,
8 डिग्री 7 मिनट है। तो एस कन्याकुमारी इज नियर इक्वेटर, तो सन रेज अगर ये घूमेगा भी तो क्या होगा, सन रेज यहाँ पर पड़ती रहेगी और पूरा ये घूम के यहाँ भी आ जाए तो पड़ती रहेगी। अच्छा ये बताओ इस समय अगर ये अर्थ यहाँ घूम रही तो क्या होगा, ऐसे घूम रही फिर यहाँ से यहाँ तक घूम रही है, ये 6 महीने यहाँ से सूरज दिखेगा ही, क्योंकि मैं पूरा घुमा रहा हूँ। क्या बोलो यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, पड़ रही है। अच्छा अब ये चीज़ यहाँ आ गई, यही चीज़, और ये घूम रहा है तो बोलो यहाँ सूरज ही सूरज है, पूरा भी घूम जाए। तो अब यहाँ 6 महीने दिन है नॉर्थ पोल में, जब ये क्या होगा आधे यहाँ से यहाँ तक चक्कर करेगा, पेरीहीलियन में है, और ये एपहीलियन है। जब पास है तो एपहीलियन, और जब दूर चला जाए तो पेरीहीलियन। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इक्वेटर के जितना पास है वहाँ दिन और रात दोनों 12-12 घंटे का होगा, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चले जाओ, ये इक्वेटर से दूर है तो क्या होगा बोलो, सूर्य की रोशनी उतनी नहीं पड़ेगी, और वहाँ भी इतने लंबे लंबे 8000 मीटर के माउंटेन है। ऐसे ही सूर्य यहीं पे आ गया, लगता रात हो गई चला गया, माउंटेन के नीचे जाते ही रात हो जाती है। ऊंचे ऊंचे चारों तरफ माउंटेन हो तो क्या होगा बताओ। तो तुम्हारा रीजन क्या है कि कश्मीर इज अवे फ्रॉम इक्वेटर। कश्मीर कैसा है बोलो, एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इंक्रीजेज। और कन्याकुमारी तो पास में ही है 8 डिग्री 7 मिनट में, सो वहाँ पर एक जैसा रहेगा। अभी तुमको बताया नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, ऐसे ये भी है आर्कटिक रीजन में 6 महीने दिन। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्योंकि ये ऐसे घूमता रहे तो यहाँ रोशनी पड़ती रहेगी और वहाँ कभी नहीं पड़ेगी, पूरा घुमा दिए पड़ी रोशनी क्या, और ऐसे यहाँ आने पे इस पे अब पड़ रही उस पर नहीं पड़ रही। चलो इस चीज़ को लेके देखो, बहुत अच्छा बताया अनवी ने बताया ये बात। कन्याकुमारी इज लोकेटेड, कन्याकुमारी इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, नियर इक्वेटर। उसकी वजह से क्या होगा, सो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। हाउएवर जबकि बात की जाए कश्मीर इज लोकेटेड far away from equator, far away from equator। तो क्या होता है उसकी वजह से, सो इसलिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 12 hours डे एंड 12 hours, जबकि कश्मीर में 8 घंटे का ही दिन होगा, बाकी समय की रात हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा दिन नहीं होता। हाउएवर कश्मीर इज लोकेटेड फादर फ्रॉम, कहाँ से दूर है आदित्य बोलो, फादर फ्रॉम इक्वेटर। तो इसकी वजह से क्या होगा, सो देयर इज डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस होगा, अलग अलग डिफरेंस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी ये चीज़ ऐसी भी हो जाएगी कि एक कर्क रेखा हो जाएगी, तो ऐसे में कश्मीर में ज़्यादा लंबा दिन होगा। और कभी कभी जब सनलाइट सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ गई तो कहेंगे कि जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में आ गया, और कभी कभी किस में आ जाता है बोलो, इधर आ जाए। तो उसको जब यहाँ पर सनलाइट पड़ती, कब पड़ने लगती बोलो, 14 जनवरी को। कहेंगे देखो मकर से क्रांति हो गई, हट गया, ट्रांजिट कर गया मकर, ये मकर रेखा बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और अब कहाँ आ गया, कैंसर में आ गया। कहेंगे अरे अब तो दही खाओ, आज दही बड़े बनेंगे, अब तो सर्दी गई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं हम लोग, दही बड़े पर्पसली खाते हैं कि आज से दही शुरू कर दो, अब सर्दी चली गई। 14 जनवरी आते ही गर्मी पड़ने लगती। सब लोग मनाते हैं कि नहीं मकर संक्रांति, इसीलिए मानते हैं कि वो दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में। इट हैज़ नाउ ट्रांजिट फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नदर्न हेमिस्फीयर।
तो कभी कभी कश्मीर में बड़ा दिन भी होगा और कभी कभी कश्मीर में बड़ी रात भी होगी। जहाँ सन है, अगर इधर है तो कश्मीर में बड़ी रात, इधर है तो बड़ा, बोलो बात समझ आ गई? तो दैट इज़ अलग अलग है। और जहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही बराबर रहें उस पोजीशन को क्या कहते हैं? ये सही बता, इक्विनॉक्स। यही जब तुम ब्रिज चढ़ के सरदारपुरा जाते हो, इक्विनॉक्स होटल। इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? रात। जब इक्वल रात और दिन इक्वल रहे उस चीज़ को कहते हैं इक्विनॉक्स। यहाँ पर भी होता है 23 सितंबर को होता है दिन रात समान। उस दिन को हम लोग इक्विनॉक्स करके मनाते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं? राजस्थान में वो दिन जिस दिन रात और दिन सेम हो जाए, इक्वल ड्यूरेशन के, उसे क्या कहते हैं? नॉक्स का क्या मतलब बोला जाता है? बोलो। नॉक्स का मतलब रात। जो रात को चले नींद, उसको कहेंगे अरे ये तो नॉकटर्नल है, रात को चल रहा है। और इक्विनॉक्स होटल देख लेना भी जब जाना उसके नीचे, वही तो बगल में है। इक्विनॉक्स, रात और दिन बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? सही है। अब देखो फारर फ्रॉम इक्वेटर, तो क्या होगा बोलो? सो उसकी वजह से क्या होगा बोलो? द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट डिफर्स। बोलो बात समझ आ गई? क्योंकि वहाँ तिरछी रेखा पड़ रही है। सो सनलाइट डू नॉट फॉल स्ट्रेट, इट इज एट सम एंगल। ये इंक्लाइंड है। सन रेज कैसी पड़ रही बोलो? इंक्लाइंड पड़ रही, तिरछी। तो इस वजह से दिन और रात समान नहीं। So there is difference between duration of day and night. आगे देखिए, this difference increases as we move away. अब जरा देखिए, सिर्फ आपको बताना है एक क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। Name the Union Territory along the western and eastern coast. पहला क्वेश्चन, Name the Union Territory along western and eastern coast. पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जरा सोचो, यहाँ पर कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है? इधर इधर के सारे नाम बताओ। वेस्टर्न घाट है, ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट। और ये कौन सा है? ईस्टर्न घाट। घाट क्यों बोल रहे हैं? कुछ नदियाँ वहाँ गिरती हैं और कुछ इधर गिरती हैं, बाकी ज़्यादा तो नर्मदा तापी इधर गिरेगी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब इधर गिरेंगी। तो जब वो गिरती है तो अपनी बालू इकट्ठी कर लेती है, इसीलिए यहाँ घाट बन गया। तो इन घाट को क्या कहेंगे? वेस्टर्न घाट। और इनको क्या कहेंगे? ईस्टर्न घाट। ये बड़े चौड़े हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं। सही है। तो कह रहा है वेस्टर्न घाट में कौन कौन से हमारे यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश, और कौन कौन से ईस्टर्न घाट? देखो, दमन दीव, दादरा नागर एंड हवेली ऑन वेस्टर्न घाट। गोवा के पास है दमन दीव। तो दमन दीव, गोवा में तो मुख्यमंत्री, गोवा एक राज्य हो गया। एंड दादरा नागर एंड हवेली, ये कहाँ पर है? इन वेस्टर्न घाट। और बोलिए ईस्टर्न घाट में कौन? दैट इज पुडुचेरी ऑन ईस्टर्न कोस्ट। पुडुचेरी एट ईस्टर्न घाट। घाट भी बोल सकते हो, कोस्ट भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया वाइज आदित्य विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट? सही है। सो गोवा इज स्मॉलेस्ट स्टेट एंड राजस्थान इज लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, गोवा इज स्मॉलेस्ट स्टेट एंड राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज।
The state which do not have any international border that lie on its coast. तो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं है? महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गोवा हो गया, मध्य प्रदेश भी होगा। मध्य प्रदेश इसमें लिखा नहीं है, होना तो चाहिए। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश भी होगा, हाँ। साउथ के कोई भी लिख दो, बहुत सारे, उनका कोई, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो कोई भी लिखे जा सकते हैं। That lie on the coast, do not have international border. Classify the state into 4 groups, each having common frontiers. 4 ग्रुप तुमको बनाने हैं। जरा देखो, अब ये बताओ पाकिस्तान किस किस स्टेट को टच करता है? गुजरात में से गुजरात के बहुत लोगों को पकड़ लेता है और फिशरमैन को पकड़ लेता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर से भी मिलता है, पंजाब से भी मिलेगा, J&K, ठीक है, लद्दाख से भी इसकी बाउंड्री मिलती है। ये सारे हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जिनसे चाइना का बॉर्डर मिलता है? लद्दाख तो है ही है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, म्यांमार से किसका किसका मिलता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब म्यांमार और मिजोरम। नेक्स्ट इज बांग्लादेश, किससे किससे मिलता है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अब देखिए, हम लोग मैप का फैमिलियराइजेशन करें तो उससे चीजें क्लियर होंगी। अब हमें देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होके जाती है।